नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अनोखी किताब पर बात कर रहे हैं, शशि थरूर की थेरोज़ोरस। हाँ, नाम सुन के पहली बार लगता है पता नहीं क्या है, कोई डायनासोर जैसा। बिल्कुल, लेकिन असल में ये अंग्रेजी की कुछ बहुत ही कह सकते हैं चुने हुए, थोड़े मुश्किल पर यकीनन मज़ेदार शब्दों का एक संग्रह है। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब की नब्ज़ को पकड़ें। मतलब क्या खासियतें हैं इसकी, थरूर साहब का इसके पीछे आइडिया क्या रहा होगा और वो उनका खास स्टाइल जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये किताब सिर्फ शब्दों की लिस्ट या उनके मतलब नहीं बताती, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि भाषा और खास तौर पर अंग्रेजी के कुछ खास शब्द कितने क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, व्यंग्य के लिए भी। बिल्कुल, व्यंग्य और यहाँ तक कि राजनीतिक टिप्पणी के लिए भी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप कह सकती हैं ये अपने आप में छोटे छोटे विचार हैं। तो आइए इस भाषाई खजाने की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये थरूरोसॉरस आखिर है क्या चीज? नाम से तो थोड़ा अंदाजा लगता है। हाँ, नाम में ही थरूर साहब हैं। वही, जैसा कि सारांश भी बताता है, ये शब्द थरूर के अपने नाम और उनके जो अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल पर जो चर्चा होती है। हाँ, जिसे लोग मजाक में थरूरिज्म या थरूरियन इंग्लिश भी कहते हैं। बिल्कुल उसी से जुड़ा है। ये किताब जहां तक मुझे याद है 2020 में आई थी। जी है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई ट्रेडिशनल डिक्शनरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसको आप एक तरह का क्यूरेटेड कलेक्शन कह सकते हैं। क्यूरेटेड कलेक्शन। हाँ, मतलब इसमें 53 ऐसे शब्द चुने गए हैं जो आमतौर पर सुनने में कम आते हैं। कुछ तो काफी पुराने हैं, कुछ थोड़े मुश्किल। लेकिन ये वो शब्द है जिनका इस्तेमाल थरूर ने कहीं ना कहीं किया है अपने लिखने में या ट्वीट्स में। ओके। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि किताब सिर्फ मतलब नहीं बताती, हर शब्द के साथ उसका यूसेज, उसका कॉन्टेक्स्ट और कई बार तो थरूर की अपनी कोई पर्सनल टिप्पणी या उस शब्द से जुड़ा कोई किस्सा वो भी शामिल है। अच्छा, तो ये इसे एक तरह से पर्सनल टच देता है। हाँ, ये इसे सिर्फ एक लिस्ट होने से बचाता है, एक अनुभव बनाता है पढ़ने का। हाँ, सारांश भी इसी बात पर जोर देता है। वो 53 शब्द ही इस किताब का कह सकते हैं दिल हैं। हर शब्द अपने आप में एक छोटी कहानी जैसा है। सही। परिभाषा तो है ही, लेकिन साथ में ये भी कि भाई इसे कब और कैसे यूज करें, इसके पीछे क्या ताना बाना हो सकता है, क्या व्यंग छिपा हो सकता है, और राजनीति से कनेक्शन। हाँ, और कई बार उसका थरूर के अपने पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ के अनुभवों से क्या लेना देना है। यहाँ बात और भी मजेदार हो जाती है। कुछ उदाहरण देखें जो सारांश में दिए गए हैं। जैसे एक शब्द है स्नॉलीगोस्टर। हाँ, सुनने में बड़ा अजीब है ना? इसका मतलब बताया गया है एक ऐसा चालाक, सिद्धांतहीन व्यक्ति, खासकर राजनीति में, जो लोगों की भलाई के बजाय सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता हो। अब सोचिए, ये एक शब्द अपने आप में कितना वजन रखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नमूना है। एक और शब्द है जो तो अपनी लंबाई के लिए ही फेमस हो गया है, फ्लॉकनाउसिनी हिलीपिलिफिकेशन। अरे बाप रे। इसे बोलना ही एक टास्क है। हाँ, कोशिश कीजिए एक सांस में। खैर, इसका मतलब है किसी चीज को जानबूझकर या आदत की वजह से बिल्कुल बेकार, तुच्छ या महत्वहीन मानने की क्रिया या आदत। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये शब्द खुद कई लैटिन शब्दों से मिलकर बना है जिनका मतलब ही कुछ नहीं या तुच्छ जैसा कुछ होता है। तो शब्द की बनावट ही उसके मतलब को जैसे दिखा रही हो, ये जानना भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है ना? और एक तीसरा उदाहरण जो सारांश में था वो है क्वाकर वॉजर। हाँ, ये भी है। ये 19वीं सदी का शब्द बताया गया है और इसका मतलब है एक ऐसा कठपुतली नेता जो पर्दे के पीछे किसी और के इशारों पर नाचता हो, किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में हो। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। थरूर बस अपनी वोकैबुलरी नहीं दिखा रहे हैं, वो इन शब्दों के जरिए इशारे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहे हैं। सही कहा आपने। अगर इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो थरूर इन शब्दों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हथियार की तरह। हाँ, कह सकते हैं। वो सिर्फ अपनी नॉलेज नहीं दिखा रहे। सारांश भी यही कहता है कि इन शब्दों को चुनने के पीछे अक्सर एक गहरा पॉलिटिकल या सोशल कटाक्ष छुपा होता है। ये भाषा का बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल इस्तेमाल है। मतलब सीधे उंगली उठाने के बजाय। हाँ, सीधे उंगली उठाने के बजाय वो एक ऐसा शब्द सामने रखते हैं जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, शायद गूगल करने पर मजबूर कर दे। और फिर जब मतलब पता चले तो उसमें छुपी आलोचना अपने आप सामने आ जाए। हाँ,
ये एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी है। सारांश भी कहता है कि थरूर इन शब्दों से भारतीय राजनीति के किरदारों पर, नीतियों पर, सोशल ट्रेंड्स पर प्रहार भी करते हैं और व्यंग्य भी। जी। तो ये किताब सिर्फ अंग्रेजी सीखने वालों के लिए नहीं रह जाती, बल्कि जो लोग भारतीय समाज और राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये काफी रेलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल, ये एक तरह की चलती फिरती कमेंट्री बन जाती है मौजूदा हालात पर। जैसे आपने कहा स्नॉलीगॉस्टर या कॉकरवर्जर, जब ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं तो किसी का नाम लिए बिना भी एक खास तरह के पॉलिटिकल कैरेक्टर या बर्ताव की तस्वीर दिमाग में बन जाती है। और इसे वो करते हैं बड़े साहित्यिक अंदाज में। मतलब सिर्फ शब्द का मीनिंग बताकर नहीं रुकते, वे उसके इतिहास में जाते हैं, कभी उसे फिलॉसफी या लिटरेचर से जोड़ देते हैं। अच्छा। और मौजूदा घटनाओं से उसका कनेक्शन बताते हैं। तो जब वो फ्लोस्किनोचिनी हिलिपिलिफिकेशन जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो सिर्फ शब्द का मतलब नहीं बता रहे होते, शायद ये भी इशारा कर रहे होते हैं कि समाज में किन चीज़ों को जानबूझकर कमतर आंका जा रहा है या दिखाया जा रहा है। वाह। उनकी स्टाइल में ह्यूमर भी है, शार्पनेस भी है और जानकारी भी है। तीनों का एक अनोखा मिक्सचर मिलता है। ये सिर्फ वर्ड नॉलेज नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया भी पेश करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ऐसे मुश्किल रेयर शब्दों का इस्तेमाल असल में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, या कहीं ये आम पढ़ने वाले या सुनने वाले को टॉपिक से दूर तो नहीं कर देता? मतलब अगर किसी को मतलब ही नहीं पता चला तो वो कटाक्ष कैसे समझेगा? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इस पर शायद दो राय हो सकती हैं। किल तो कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है, मैसेज शायद खो जाए, पढ़ने वाला शायद थोड़ा डिमोरलाइज्ड महसूस करे। हाँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और शायद थरूर उसी को हाईलाइट करना चाहते हैं। जब कोई ऐसा अनोखा अनजाना सा शब्द सामने आता है तो वो ध्यान खींचता है। अच्छा। हाँ, वो एक जिज्ञासा पैदा करता है, लोग उसका मतलब ढूंढते हैं और इस प्रोसेस में वे उस मुद्दे से ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं जितना शायद सीधे साधे शब्दों में कहने पर जुड़ते। ये एक तरह से पढ़ने वाले को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उकसाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की बौद्धिक चुनौती भी है पाठक के लिए। ये दिलचस्प नजरिया है। तो फिर सवाल उठता है कि थरूर ने किताब आखिर लिखी क्यों? क्या वो वाकई सिर्फ लोगों की वोकैब बढ़ाना चाहते थे? सारांश को देखे तो लगता है उनका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो शायद ये दिखाना चाहते हैं कि भाषा सिर्फ बातचीत या जानकारी देने का एक मीडियम नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे सोचने के तरीके को भी शेप देती है। नए शब्द, सटीक शब्द और कभी-कभी मुश्किल शब्द भी हमें दुनिया को या किसी सिचुएशन को ज्यादा बारीकी से समझने और बयान करने में मदद कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास किसी अनुभव या किसी व्यवहार को बताने के लिए एक बिल्कुल सटीक शब्द होता है, जैसे स्नॉलीगॉस्टर, तो आप उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियरली पकड़ पाते हैं। यानी शब्दों का खजाना बढ़ने से सोचने का दायरा भी बढ़ता है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही वे शायद इन कठिन या एकेडमिक समझे जाने वाले शब्दों के प्रति जो एक डर या हिचक होती है ना लोगों में, हाँ, होती है, उसे भी कम करना चाहते हैं। थरूर ने खुद इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी हल्के फुल्के या सार्कास्टिक अंदाज में किया है और वो काफी वायरल भी हुए। हाँ बिल्कुल, याद है मुझे। तो ये दिखाता है कि इन शब्दों में एक तरह की शरारत है, एक अपील है। ये भाषा को एक बोझल सब्जेक्ट की तरह देखने के बजाय एक खेल की तरह देखने का न्योता है। एक ऐसा खेल जिसके नियम इंटरेस्टिंग है और जिसमें मजा भी आ सकता है। ये बात तो सही है। जब कोई मुश्किल चीज मजेदार तरीके से पेश की जाती है तो उसे सीखने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। वो रटने जैसा नहीं लगता, बल्कि एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। बिल्कुल। और शायद थरूर यही चाहते हैं कि भाषा जिंदा रहे, इवॉल्व होती रहे। वो दिखाना चाहते हैं कि पुराने भूले बिसरे शब्द भी आज के कॉन्टेक्स्ट में नई जान फूंक सकते हैं, नई रेलेवेंस हासिल कर सकते हैं। ये भाषा को सिर्फ ग्रामर के नियमों या डिक्शनरी तक सीमित ना रखकर उसे रोजमर्रा की डिबेट और एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश है। वो भाषा के दायरे को फैला रहे हैं, उसे सिकुड़ने नहीं दे रहे। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी या दिलचस्प हो सकती है? सारांश क्या कहता है इस बारे में? सारांश के हिसाब से ये किताब कई तरह के रीडर्स को अपील कर सकती है। सबसे पहले तो जाहिर है भाषा प्रेमी, वो लोग जिन्हें शब्दों से प्यार है, उनकी ओरिजिन, उनके बदलते मीनिंग्स, उनके इस्तेमाल के तरीकों में इंटरेस्ट है। हाँ, ये तो है। दूसरे वो लोग जिनकी राजनीति और सामाजिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि जैसा हमने बात की, किताब में कटाक्ष और कमेंट्री भरपूर है। बिल्कुल।
और तीसरे, जाहिर तौर पर वो लोग जो शशि थरूर की उस खास राइटिंग स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी के फैन हैं। ये किताब एक ही समय में एंटरटेन भी करती है और नॉलेज भी बढ़ाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ इन्हीं 3 कैटेगरीज तक सीमित है या इसका कोई और बड़ा महत्व भी है? मेरे ख्याल से इसका महत्व इससे ज्यादा बड़ा है और सारांश भी इसी तरफ इशारा करता है। ये किताब सिर्फ शब्द और उनके मतलब नहीं बताती, बल्कि ये उन शब्दों के पीछे छिपी सोच, तर्क और इरादे को भी समझने में मदद करती है। अच्छा, ये कैसे? ये हमें सिखाती है कि कोई लेखक या कोई स्पीकर क्यों कुछ खास शब्दों को चुनता है। शब्दों का चुनाव कभी यूं ही नहीं होता, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ये हमें भाषा के उस स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एडवर्टाइजिंग हो या हमारी रोज की बातचीत। मतलब ये सिर्फ अंग्रेजी के कुछ मुश्किल शब्द सीखने की एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भाषा का असर, उसके इस्तेमाल के पीछे की सोच और दुनिया को देखने के खास नजरिए को समझने का भी एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, उनके सतह के नीचे कैसे झांका जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से भाषा के जरिए क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। आप सिर्फ शब्द नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे असलियत को गढ़ने, परसेप्शन बनाने और विचारों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी सबक है, खासकर आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले ज़माने में। तो कुल मिलाकर शशि थरूर की थारोसॉरस सिर्फ कुछ भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों का पिटारा भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाषा, राजनीति, समाज और व्यंग्य का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर पेश करती है। ये दिखाती है कि शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है, सोचने पर मजबूर करने की ताकत, बहस छेड़ने की ताकत, हंसाने की और शायद दुनिया को थोड़ा अलग ढंग से देखने में मदद करने की भी। ये किताब इस बात का सबूत है कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम ही नहीं, बल्कि विचारों का अखाड़ा भी हो सकती है। और हाँ, जाते जाते ये किताब पढ़ने वाले के मन में एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और जबान, शब्दों को कैसे चुनते हैं? क्या हमारे शब्द सिर्फ जानकारी देते हैं या अनजाने में ही सही वे हमारे पूर्वाग्रहों को, हमारी सोच को, हमारे नजरिए को और शायद हमारे अंदर छुपे व्यंग्य को भी जाहिर कर देते हैं? इस पर विचार करना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारी भाषा हमारे बारे में क्या कहती है।